कल हम लोग बात कर रहे थे ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में संबंध के बारे में हमारी बात हुई थी। एस इक्वल टू के लॉग, यही बात हुई थी हमारे पास। चलो अपन जरा लॉग ओमेगा के बारे में बात कर, इसको थोड़ा सा संवितरण फलन की फॉर्म में क्या आता है एंट्रोपी का मान, उसके बारे में लिख लेते हैं। देखो, चूंकि लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस समेशन आई एन आई लॉग एन आई। अच्छा, एन आई का वैल्यू क्या है? क्योंकि एन आई इज इक्वल टू एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा ए आई। ये कल भी अपन प्रूव कर चुके थे। चलो अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, जरा इसका लॉग ले लो। लॉग लेने पर लॉग एन आई इज इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग जेड माइनस के बीटा, क्योंकि इसके साथ लॉग लगाओगे तो ई की पावर क्या होगी, हट जाएगी। ठीक है, चलो इसलिए लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस समेशन आई। अपन क्या करते हैं, एन आई का और लॉग एन आई का क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करो, लॉग एन आई का वैल्यू रखो, एन आई को रोको और लॉग एन आई का वैल्यू रख दो। लॉग एन आई का वैल्यू क्या है, लॉग एन माइनस लॉग जेड माइनस बीटा ई आई। काम चल जाएगा अपना। चलो जरा इसको थोड़ा सा और ओपन करो, एन लॉग एन माइनस, अच्छा देखो ये पूरी टर्म लॉग एन की है, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं समेशन का। वैसे भी समेशन का फर्क किस पे पड़ेगा, एन आई वाली टर्म पे। मैं तीनों के लिए अलग अलग समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। आ जाओ, तो इसको अपन लॉग एन समेशन एन आई, काम कर जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग जेड समेशन एन आई, काम करेगा। क्या दिक्कत है भाई, जिन टर्म के पास आई होगा उन्हीं पे तो लगेगा समेशन, जिन टर्म के पास आई नहीं है उसको तो समेशन इफेक्ट ही नहीं करेगा। उसको तो आप समेशन लगा दो तो भी वही मान, ना लगाओ तो भी वही मान। चलो माइनस बीटा समेशन ई आई एन आई। ठीक है, अब अपने पास कई सारी टर्मों के वैल्यू थे, चूंकि समेशन एन आई का वैल्यू क्या था, एन, और समेशन ई आई एन आई का वैल्यू क्या लिखा था, गलत ई लिखा था, प्लस में। ठीक, अच्छा ये भी प्लस में, बिल्कुल सही बात है। चलो जरा वैल्यू रख लो, लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस लॉग एन तो ये रहा इनटू समेशन एन आई को एन प्लस, इसको मैं ऐसे लिख दूं एन लॉग जेड, आगे इनटू कर दे, क्या दिक्कत है, उससे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस बीटा ई, काम करेगा। ये तो कैंसल। चलो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग जेड प्लस बीटा ई। अपने पास क्या होता है, एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा। अब जाओ जरा, इसलिए एस इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस ये के बीटा ई, और बीटा का वैल्यू होता है 1 के टी। के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये समवितरण फलन के रूप में एंट्रोपी का मान होता है। किसके रूप में, समवितरण फलन के पदों में एंट्रोपी। देखो जरा एक बार की फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं।
हो गया सबका? आगे बातचीत करें? चलो, एक न्यूमेरिकल दे रखा है अपने पास, जरा सॉल्व करें। देखो क्या कहता है वो, हमने कल जो बात बताई थी उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है अपने पास। वो कहता है दो ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतराल का मतलब हो गया E2 माइनस E1। वैल्यू कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है। एवं इनकी आपेक्षिक प्रायिकता कल बताई थी हमने। आपेक्षिक प्रायिकता का मतलब P ऑफ E1 अपॉन, ये कितनी दे रखी है उसने? E स्क्वायर है। तो ताप की गणना करो। क्वेश्चन क्या है? तो ताप की गणना करो। देखो कल अपन ने प्रायिकताओं के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्योंकि जब अपन अल्फा का निर्धारण कर रहे थे ना, उसके बाद हमने लिखा था P ऑफ E1 अपॉन P ऑफ E2 इज इक्वल टू E की पावर बीटा E2 माइनस E1, यही था। चलो, ये वैल्यू कितना है? और बीटा का वैल्यू होता है 1 अपॉन KT। K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। और R का वैल्यू होता है, R जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, 8.3 इंटू उसके पास 8.31 जूल पर मोल केल्विन। वो मोल में आता है। ठीक है, क्योंकि एवोगाद्रो संख्या लग जाती है जब Na इंटू के कर देते हैं तो R बन जाता है। Na इंटू के R होता है। हाँ चलो, E स्क्वायर इज इक्वल टू E की पावर E2 माइनस E1, ये कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 1.38 10⁻⁻23 इंटू T। काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों के बेस में E तो है, हटा दो, क्या बचेगा? 2 इंटू, इसको इधर इंटू कर लो, माइनस के 23T, या फिर ऐसा करो T को रख लो इधर, इस सब को भेज दो। T इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो T का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आ जाएगा 173 केल्विन। सॉल्व करोगे तो इसको, हाँ। अब अपने पास इस यूनिट में 3-4 टॉपिक हैं जो अपने बड़े काम के, और उनमें से हर बार कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। एक परमाणु का आदर्श गैस, उसके रिलेटेड फिर एक वायुदाब का समीकरण अपने पास होगा, फिर एक द्विपरमाणु गैस, और एक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा में 3 नियम भी मिलेंगे हमें, ड्यूलोंग-पेटिट का नियम, आइंस्टीन का नियम और डेवाई का नियम। ये अपने पास बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपन ऐसे कहें कि इस यूनिट के एक पार्ट तो यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं, अगले पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में आते हैं ना क्वेश्चन, तो जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर से आते हैं फिर चल के। ठीक है, चलो करें आगे बात। देखो जरा, आओ। एक परमाणु आदर्श गैस, मोनो एटॉमिक आइडल गैस। ठीक है, देखो भाई, एक परमाणु का आदर्श गैस का मतलब यह है कि ऐसी गैस या गैस के जिसके अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं लगना चाहिए। एक परमाणु का आदर्श गैस का मतलब है ऐसी गैस जिसके अणुओं के मध्य क्या नहीं लगना चाहिए? अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं उसको, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स।
ये नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, या ऐसी गैस जिसके पार्टिकल एक दूसरे से संयोजित नहीं हो, मींस उनके बीच की जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, अणु आपस में जुड़े हैं हटे, तो वो कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। मतलब इनके बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है वो कैसी होती है? दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है। हमारे पास 4 तरीके की अन्योन्य क्रिया होती है। एक अन्योन्य क्रिया हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ के आए थे, वो 4 तरह की अन्योन्य क्रिया लगती है। ग्रदोष्म अन्योन्य क्रिया, एक यांत्रिक अन्योन्य क्रिया, एक व्यापक अन्योन्य क्रिया और एक अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। नहीं पढ़े? पढ़ा करो। हाँ, वहां जो 4 अन्योन्य क्रिया पढ़ी थी हमने, एक यांत्रिक, एक ग्रदोष्म और एक जर्नल इंटरेक्शन के बारे में व्यापक अन्योन्य क्रिया और एक अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। इसके अलावा 4 अन्योन्य क्रिया और होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? अरे क्या है, एक तो होती है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, एक होती है विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया, एक होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया, और एक होती है देखो, ये जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, ये तब होती है जब दो अणुओं के बीच में क्या हो? दोनों अणुओं के पास द्रव्यमान ज्यादा हो। जबकि नॉर्मली गैस के पार्टिकल्स के पास सामान्य की तुलना में द्रव्यमान कम होता है। सामान्य की तुलना में तो द्रव्यमान कम ही होता है गैस के पार्टिकल के पास। तो ये इंटरेक्शन तो जब होता है जब क्या हो? द्रव्यमान। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही तब। F = G m1m2/r² होता है, और m ही नहीं होएगा तो पॉसिबल ही नहीं। और अगर लगेगी भी ये वाली अन्योन्य क्रिया तो बहुत कम लगेगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा द्रव्यमान थोड़ी होता है गैस के एक पार्टिकल का। अच्छा, दूसरी जो अन्योन्य क्रिया है विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये इंटरेक्शन तब लगता है जब कण कैसा हो? आवेशित। आवेशित कण पे लगता है। ठीक। एक तीसरी अन्योन्य क्रिया होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। यह अन्योन्य क्रिया तब काम करती है जब किसी पार्टिकल से बीटा कण का निष्कासन हुआ हो। ये मतलब बीटा डिके में काम आता है। किसमें? बीटा 6 में काम आता है। इसकी रेंज भी कम होती है, ये लघु परास का होता है। उसका मीनिंग ये है कि जो नाभिक होता है वो खुद में लघु परास में होता है। नाभिक जो होता है उसकी रेंज भी तो क्या होती है? बहुत कम होती है। देखो, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का, ये परमाणु का आकार होता है। ठीक। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का, और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का। ठीक। तो लघु नाभिक है, नाभिक ही तो है भाई, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज, तो रेंज भी बहुत कम हो गई, 10⁻⁻। ठीक है। और कब? जब बीटा डिके। और बीटा डिके में क्या होता है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। और इंपॉर्टेंट बात है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। हम तो मानते हैं नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आ कहां से जाता है फिर? ये अच्छा कंसेप्ट है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। हाँ, एक होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया। ये अन्योन्य क्रिया कहां काम आती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स, नाभिक में जो प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है ना भाई, दोनों सेम चार्ज है तो क्या लगेगा? उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध प्रोटॉन्स को नाभिक में बांधे रखता है। ये कैसी अन्योन्य क्रिया है? प्रबल अन्योन्य क्रिया। जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसके विरुद्ध क्या करता है? प्रोटॉन्स को बांधे रखता है। अब एक बात सोचो कमाल की, भाई इतना छोटा सा आकार नाभिक का, कितना? 10⁻⁻14, बहुत कम है। अपन नॉर्मली तो मेजर ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
बताओ तुम मेजर कर रहे हो तो 10 की घात -14 मीटर को, तो बहुत ही कम है। उसमें भी इसका घनत्व, प्रोटॉन के पाए जाने का घनत्व कितना होता है पता है? 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना खतरनाक घनत्व है ये, मतलब इतने पास पास मिलेंगे प्रोटॉन। कमाल की बात सोचो, प्रोटॉन इतने पास पास मिलेंगे और आपस में लगता क्या है? प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये तो कि उससे निकल निकल के भाग जाने चाहिए थे भाई। जेड के मान तो आवर्त सारणी में चलते जाते हैं, पीरियोडिक टेबल तो बढ़ते ही तो जाते हैं। जैसे जेड इक्वल टू 50, 51, 52, इतने से एरिया में 50 प्रोटॉन रखें और घनत्व इतना ज्यादा, तो उसके विरुद्ध जो काम करता है, तभी तो प्रबल है वो, तभी तो उसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं हम, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसके विरुद्ध क्या करता है? प्रोटॉनों को बांधे रखता है। तो इन चारों अन्योन्य क्रियाओं में से ये जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है ये इसमें काम करती है। मींस वीक इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, परमाणु आपस में साथ साथ नहीं चलते। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और काम की चीज क्या होती है कि अपन आदर्श गैस है इसलिए अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसके जो गैस के अणु हैं, जो भी एक परमाणु का आदर्श गैस है उसके गैस के अणु की जो ऊर्जा है, एक तो क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का सीधा सा मतलब है एच न्यू की फॉर्म में होती है, ये है क्वांटीकृत का मतलब। और विविक्त होती है, डिस्क्रीट। विविक्त का मतलब क्या होता है? विविक्त का मतलब है एन एच न्यू की फॉर्म में होगी और एन पूर्णांक में होगा। जैसे एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, ऐसे नहीं होगी। 1.2H न्यू, 1.3H न्यू। एच न्यू है क्वांटीकृत, मींस एक क्वांटा के रेशियो में होगी। क्वांटीकृत वर्ड का क्वांटा जिस वर्ड को कह रहे हैं वो अपन एच न्यू होती है। क्वांटा की सबसे कम ऊर्जा एच न्यू है। आवेश का क्वांटा अलग चीज है, आवेश का क्वांटा ई होता है। इसकी फॉर्म में मिलेंगे चार्ज आपको, ई, 2E, 3E। तो जो 2E, 3E, 4E है ना, वो बताता है विविक्त मान को। ये डिस्क्रीट है, मींस आप इसके जब एनर्जी लेवल बनाओगे एच न्यू सर, 2H न्यू, आपको ऐसे नहीं मिलेगा 1.2H न्यू, 1.3H न्यू, ऐसा नहीं मिलेगा। समझे बात को? या 2/3H न्यू, 1/3H न्यू, ऐसे नहीं मिलेंगे। H न्यू मिलेगा, 2H न्यू मिलेगा, 3H न्यू मिलेगा, 4H न्यू मिलेगा, इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है सर जी। अच्छा, एक और काम की चीज क्या होती है? देखो, गैस का पार्टिकल है, गैस में जब रखा रहता है या पात्र में, आयतन में, कहीं भी रखा है गैस का पार्टिकल, तो वो स्वतंत्र होता है, वो तीनों स्थितियों में कहीं भी जा सकता है। मीन्स उसके पास क्या होता है? स्थानांतरण की 3 स्थितियां होती हैं। मतलब अगर अपन उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलें, स्वातंत्र कोटि बोलें, तो एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए स्वातंत्र कोटियां कितनी होंगी? 3 होंगी। अपन किसी एक अवस्था की ऊर्जा निकालेंगे, तीनों के साथ उसको लपेट देंगे। ठीक है भाई। 3 स्थितियों का मतलब यह है, जैसे गैस का पार्टिकल है, पात्र में कहीं भी रखा है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है। और कोई पोजीशन है उसके जाने की? नहीं है भैया। तो एक्स में जाएगा, एक्स का मतलब -x और x दोनों एक ही बात है वो तो। या फिर y में जाएगा या -y में जाएगा, या फिर z में जाएगा और -z में जाएगा। ठीक है, अपन काम क्या करेंगे? अपन वही कला निर्देश आकाश की तरह व्यवहार करेंगे। 3 स्थितियां और 3 संवेग के कारण ले लेंगे और अपने उससे डिस्कस करेंगे। चलो, हाँ, हटा दे ये सारी चीजें। चलो आगे की बात सुनो जरा, 1 मिनट। तो मैं लगा करे कुछ बात तुम्हारे काम की है तो लिख लिया करो, जैसे तुम ऐसा अंदर से महसूस होता हो तो। हाँ, तो अपन क्या करते हैं? अच्छा देखो, नॉर्मली ऐसा भी होता है कि गैस का जो पार्टिकल होता है उसकी ऊर्जा ज्यादातर तो गतिज ऊर्जा की फॉर्म में रहती है। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रहती है? स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में तो रहती नहीं है, क्योंकि गैस का पार्टिकल है, अगर पात्र में है तो वो रुक तो सकता ही नहीं है, वो तो क्या करेगा? गति करता रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्योंकि गैस के
अणु की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो नगण्य होती है भैया, ई आई मान लेते हैं और उसको लिख देते हैं अपन पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। लिख सकते हो पी स्क्वायर अपॉन 2m गति। अरे भाई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होता क्या? बात तो बरोबर है। एम बी क्या होता है? पी। तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। काम चलेगा। चलो तो ई आई का वैल्यू हो गया पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। या इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1/2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी। उसका रीजन है अगर तीनों दिशाओं में गति कर रहा है गैस के अणु के पास द्रव्यमान कुछ तो होता है भाई, जीरो तो नहीं होता। जीरो हो जाता तो मान लेते संवेग जीरो है, जीरो तो नहीं है, कुछ है तो कुछ है तो कुछ का संवेग भी बनता है। तो संवेग तीनों दिशाओं के लिए अपन इस तरीके से लिख सकते हैं पी एक्स वैक्टर प्लस पी वाई वैक्टर, और जब आप इसका तो निकालते हो एम्पलीट्यूड मॉड निकाल क्या परिमाण निकालते हो मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा? ये हटाना पड़ेगा, ये आता है स्क्वायर लगा हुआ है ना, उधर स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट आ जाता है। तो हमने सिर्फ वही वाली स्थिति इसमें क्या की है? यूज की है। अच्छा देखो जरा एक और टर्म मान लो, यदि गैस के आयतन में गैस के आयतन V में n परमाणु, अगर मान लो गैस के n आयतन में कितने परमाणु हैं? V, और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान एवं प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? m। हमारे पास गैस का जितना आयतन है उस आयतन में कितने परमाणु हैं? कैपिटल N परमाणु हैं, और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन संवितरण फलन की फॉर्म में उसकी एक अवस्था निकाल लेते हैं। अतः गैस के लिए संवितरण फलन या गैस के एक अणु के लिए संवितरण, एक अणु के बजाय गैस के लिए ही संवितरण फलन ज्यादा ठीक है। आप उसको ऐसे डिफाइन करें Z इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n। आ गए सारे अणु, ठीक है, e की पावर माइनस के बीटा इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n। इसको मैं जरा ऐसे लिख रहा हूं एक्सपोनेंशियल, ई को एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा। ई आई का वैल्यू कितना है? 1/2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी। अपन क्या करें, अगर किसी कला निर्देशाकाश के बारे में बात करें, अगर हम मान लो हमारे पास कोई क्या है कला निर्देशाकाश है, तो अपन इसके लिए समेशन यूज कर सकते हैं। इस वाले सिग्मा को अपन इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरा एक बात करते हैं, चूंकि या फिर अगर ऐसे कहें सन को इंटीग्रेशन से प्रतिस्थापित करने पर अपन क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, Z इज इक्वल टू, अच्छा देखो अगर x y z तीन स्थितियां हैं तो उन स्थितियों के संगत तीन संवेग की पोजीशन भी होंगी। अगर किसी कला निर्देशाकाश में अगर अपन बात करें तो मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूं, इस समेशन को तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसका रीजन है क्योंकि तीन स्थितियां, x में जाएगा तो x स्थिति में गया तो है, और वेग भी लेके जाएगा तो vx होगा। इसका मतलब स्थिति भी होगी और उसके साथ उसका संवेग भी होगी।
मतलब कहने का यह है कि अगर कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में गया है, किसी जैसे एक्स में गया, तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है उसने। भाई यहां रखा था पार्टिकल, मान लो ये रहा, यहां रखा पार्टिकल, अगर एक्स डायरेक्शन में गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, और किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और अगर वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो dvx, और इसका मतलब वो संवेग भी है dpx, तीनों ही चीजें dvx dpx कुछ ना कुछ तो करेगा, इसका मतलब उसके पास स्थिति भी होगी और संवेग भी होगा। मैं कर क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल बीटा 1/kt होता है, इसको जरा इस तरीके से लिख देते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल माइनस तो साथ में है ही, माइनस px² 2m/kt प्लस py² 2m/kt प्लस pz² 2m/kt। काम चल जाएगा, बीटा 1/kt बनेगा, इसको भी तो अंदर जाना है, सब में अलग अलग इंटू कर लिया, क्या दिक्कत आई। और मैं काम कर रहा हूं dx dy dz dpx dpy अपॉन dx dy dz dpx dpy। भाई हमने जो ऊपर इंटू किया वही नीचे किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया हमने। भाई जिस संख्या का ऊपर इंटू किया है उसी संख्या का हमने नीचे इंटू किया है, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, क्या किया है, हाँ, हम तो वहीं की वहीं है, बस समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज किया है। ठीक, चलो देखो एक बार की, देखो जरा एक बार की, सबको क्लियर है। चलो बीच बीच में देख लिया करो, एक तुम लोग, तुम्हें पता तो चल जाता होगा, तुम्हारे पास तो है ना मैटर पूरा। हाँ, अब अपन जरा एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अच्छा सर जी सुनो, हमने तुम्हें एक बात बताई थी, dx dy dz dpx dpy dpz, जब कला निर्देशाकाश पढ़ा था तो उस कोष्ठका का आयतन था एक कला कोष्ठका का HQ, dx dpx, एक h इससे आ गया, एक h इससे आ गया और एक h इससे आ गया, तो 3 h आ गए अपने पास, तो h h h HQ हो गया। चलो अच्छा, अब मान लो अपन जैसे पात्र में बात कर रहे थे, जैसे अब वो इस पोजीशन से गया dx, इस पोजीशन से गया, इस पोजीशन से गया dz। आपके पास अगर मान लो पात्र की स्थिति ऐसी हो कि पात्र घनाकार हो, घन के जैसा, क्यूब के जैसी शेप का हो, तो ऐसा ही तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, यही तो शेप रही होगी। एक डायरेक्शन ये x वाली स्थिति है, ये y वाली स्थिति है, और ये, अगर आपको इस घन का आयतन निकालना पड़े तो क्या करोगे, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो, लेकिन अगर मान लो अलग अलग हैं तो घन आप बन गया हो तो a डॉट b डॉट c करना पड़ेगा, a इंटू मतलब जो भी है। अपन काम क्या करेंगे, जैसे dx dy dz है, अल्पांश थे, यही तो छोटी छोटी दूरियां चला, वो अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दें तो आयतन नहीं मिल जाएगा। भाई अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन dx dy dz, मतलब क्या है उसका, इस अल्पांश का आयतन, मतलब फुल वैल्यू, इंटीग्रेशन dx करोगे तो, इंटीग्रेशन dy करोगे तो x y z मिल जाएगा, इसका मतलब आयतन ही तो हो गया ये। चलो अपन वही काम करना है अब अपन को, देखो सच, इसको देखो, या z इज इक्वल टू dx dy dz, काम चल जाएगा आपका। अब अपन क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल
पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m/t dpx। एक इंटीग्रेशन इसको ले लिया, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस के पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m/t dp वाई ले लिया। अगला देखो, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल डीपी वाई, हाँ डीपी जेड। अपन एक बात कह रहे थे, अपन क्या करें, अपन ये कह रहे हैं कि साहब पार्टिकल इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, मीन्स उसके जो संवेग का वैल्यू है, अगर दिशा के साथ अगर वेग को लोगे तो वेग माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा, और उसके अगर संवेग निकालोगे तो इसका मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी क्या करेगी, मूव करेगी। नहीं समझे बात? ये जो पार्ट है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि अपन ने कहा एक्स डायरेक्शन में जाए या माइनस एक्स डायरेक्शन में जाए, कहीं पात्र कितना ही बड़ा हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, हमें लिमिट तो पता ही नहीं है अभी पात्र की। और कण के पास गतिज ऊर्जा होती है तो वो कहीं तक भी जा सकता है। अपन ये कहते हैं नॉर्मली कि जो गैस का परमाणु होता है, आदर्श गैस का परमाणु, उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। इसका मतलब सारी की सारी ऊर्जा क्या होती है, और अगर सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है तो उसका वेलोसिटी तो कितना ही हो सकता है, अनंत हो सकता है। वो माइनस के अनंत हो सकता है, प्लस के अनंत भी हो सकता है। मीन्स वो या तो इस डायरेक्शन में अनंत तक जाए या इस डायरेक्शन में अनंत तक जाए। हम अगर मिड में खड़े तो अपन ये कह सकते हैं सर ये डायरेक्शन माइनस के इन्फिनिटी था, ये डायरेक्शन प्लस के इन्फिनिटी, कह सकते हो, ये तो पॉसिबल है अपने पास। चलो अपॉन ये वैल्यू क्या होती है, एच क्यू कला कोष्ठिका का आयतन होती है। चलो जेड इक्वल टू ये वैल्यू वी ओवर एच क्यू। अच्छा देखो, ये जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m/t dpx है, ऐसा एक इंटीग्रेशन हमने पहले बताया है तुम्हें। और वो इंटीग्रेशन क्या है, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ उस इंटीग्रेशन को, बहुत सारे इंटीग्रेशन काम आते हैं इसमें। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस के बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका वैल्यू होता है अंडर द रूट पाई अपॉन बी। नहीं होता, यही होता है सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस के बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर द रूट पाई अपॉन वी होता है। ठीक, अपन अगर इसके जैसे इनके इंटीग्रेशन निकालें, किसी एक का निकाल के देखो आप, क्या आएगा, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2। अगर इसका निकाल के देखें तो क्या आएगा भाई, v की जगह तो क्या है, v की जगह है, यही तो करना है, पाई अपॉन वी, v कितना है 1/2m/t, तो 1/2m/t जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 पाई m/t। एक का है, ऐसा तीनों का चाहिए, 2 पाई m/t की पावर 1/2, 2 पाई m/t की पावर 1/2, 2 पाई m/t की पावर 1/2, कितना हो जाएगा, चलो 2 पाई m/t की पावर 3/2। और ये क्या होता है, एक परमाणु आदर्श गैस का संवितरण फलन होता है। अब जरा आगे की बात देखो, बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, फिर हटाएं, बंद करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, कल बात करेंगे फिर आगे।